भूपेंद्र यादव जी। सम्मानीय सभापति महोदय, लगभग 130 सालों के बाद हम एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए हैं, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि एक कानून जो 130 साल चला, जो नया कानून हम लेकर के आए हैं, वह कितने लंबे समय तक इस देश को चला सकता है। और इसलिए ये जो एक्ट लाए हैं माननीय मंत्री महोदय, इसका जो ऑब्जेक्ट उन्होंने लिखा है, उस ऑब्जेक्ट में लिखा है औद्योगिकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, नगरीकरण के लिए भूस्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुंबों को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना भूमि अर्जन के लिए आगे जो 4 शब्द लिखे हैं, पहला मानवीय, दूसरा सहभागी, तीसरा सूचनाबद्ध और चौथा पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाएंगे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जब आप जवाब देंगे तो जो अभी वर्तमान में जो एक्ट है उससे तुलनात्मक करते हुए आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो पहला शब्द कहा है कि मानवीय, मानवीय का अर्थ ये है कि जो जनता है उसको आप कितना त्वरित, कितना सुगम और कितना कल्याणकारी न्याय दे पाते हैं। अभी जो वर्तमान कानून है, उस कानून में जमीन एक्वायर करने के 3 सेक्शन है, सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 9। और ये जो तीनों सेक्शन है, इसमें जो समय सीमा है वो 2 साल है। उस 2 साल में राज्य सरकार भी जमीन को अधिग्रहित करते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके समय सीमा से बाहर नहीं निकल सकती। 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको कंपनसेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो ये कानून आप लेकर के आए हैं, इसमें आप पहले तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ले आए। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के 6 महीने बाद सेक्शन 11 है, जो पुराने एक्ट का सेक्शन 4 है। सेक्शन 11 और 14 जो है, पुराने सेक्शन 4 है, उसके 1 साल बाद जो पुराने एक्ट का सेक्शन 6 है, उसका कंपैरेटिव सेक्शन 15 और 20 है। और उसके 1 साल बाद पुराने सेक्शन का जो 9 है, उसका कंपैरेटिव सेक्शन सेक्शन 24 है। ये जो प्रक्रिया वर्तमान कानून में 2 साल में पूरी हो रही है, ये आपके इस एक्ट में 3.5 साल में पूरी हो रही है। तो ये मानवीय का रह गया। पुराने एक्ट में सरकार को ये पावर नहीं है कि अगर जमीन का एक बार सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन किया तो नोटिफिकेशन करने के बाद 2 साल के अंदर आपको कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो सेक्शन 11 लिखा है, आपने जो सेक्शन 14 लिखा है, हर एक में आपने एक विषय जोड़ा है, परंतु समुचित सरकार को 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। और यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जो उसे न्यायोचित ठहराती है, तो आप तो सेक्शन 11 को डिक्लेयर करके आपकी जो समुचित सरकार है वो तो समय बढ़ाती रहेगी। तो ये तो एक्विजिशन की प्रक्रिया 6 साल में भी पूरी नहीं होगी। और ये जो पावर है आपकी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आप पुराने एक्ट से, जिसमें 2 साल के अंतर्गत सारा एक्विजिशन करने का प्रावधान था, या आप 6 साल तक एक्विजिशन नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने प्रावधान ये दिया है, समुचित सरकार 12 मास के बाद इसके समय सीमा को तो बढ़ाएगी, लेकिन जब आप डिक्लेरेशन करेंगे अमाउंट का, तो सेक्शन 11 के समय जो जमीन का रेट होगा वो करेंगे। पुराने नहीं, सेक्शन 11 के में जो नोटिफिकेशन फर्स्ट होगा। आज के समय में जमीनों का रेट जहां पर एक्विजिशन होता है वहां 100, 200, 300% तक बढ़ता है। क्योंकि मेरी जमीन के सेक्शन 11 हो रखे हैं, इसलिए मेरे को तो 7 साल बाद सरकार सेक्शन 11 के डेट के 5 साल पहले के रेट देंगी और साथ वाले सब जमीनों के भाव बढ़ेंगे। वो मेरी कीमत पे सारी प्राइस को एंजॉय करेंगे। ये सर, ये कैसा है आप इस एक्ट को, जो आपने इसके ऑब्जेक्ट में लिखा है मानवीय, किस प्रकार से मानवीय हो सकता है कि चूंकि मेरी जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, मैं किसान हूं, मैं अपनी जमीन को नहीं बचा पा रहा हूं, लेकिन जो पास वाली जमीन है वो फ्रूट एंजॉय कर रहा है। पहला विषय। दूसरा विषय जो है, आपने इस ऑब्जेक्ट में लिखा है सहभागी। बहुत अच्छा शब्द है, इसके ऑब्जेक्ट के लिए बहुत उपयुक्त शब्द है सहभागी। माननीय महोदया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके जो हिंदी में आपका ये जो वर्जन आता है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं
जिसको अच्छा हिंदी भाषी व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। उचित मुआवजा शब्द है, उसके लिए शब्द प्रयोग कर रखा है रिजु प्रतिकर। अब ये रिजु प्रतिकर आपने विधायक में शब्द प्रयोग है। कोई भी हिंदी भाषी उचित मुआवजा, प्रभा जी कह रही है बहुत अच्छी कवियत्री है, ऐसे ही मैं पढ़ के आश्चर्यचकित रह गया। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का हिंदी कर रखा है सामाजिक समाघात। मैं घबरा गया कौन सा आघात है, उसका सीधा सा शब्द है सामाजिक प्रभाव। पर चूंकि आपने लिखा है इस सेक्शन में सामाजिक समाघात, मैं सामाजिक प्रभाव बोलूंगा। इसमें आपने एक विषय रखा है, ये बहुत अच्छा है आपका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, लेकिन आपने एक प्रोविजन किया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 70% लोगों ने कह दिया तो आपने अप्रूवल कर ली। अप्रूवल करने के बाद आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराया। जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपने कराया उसमें जो प्रोविजन आपने लिखा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को करते हुए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन 7 का जो सबसेक्शन 5 है, यदि उपधारा 1 के अधीन गठित विशेषज्ञ समूहों की राय है कि उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा होगा और संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। 70% लोगों ने कहा, आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करा लिया, फिर आपने पावर को कैसे इस्तेमाल किया? आगे आपने सेक्शन में सारी पावर ले ली। सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 ये कहता है समुचित सरकार कलेक्टर की रिपोर्ट पे, जब आप सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट कर रहे हैं तो कलेक्टर की रिपोर्ट कहां से आ गई? इसलिए आप इसमें लिख रहे हैं समुचित सरकार कलेक्टर की रिपोर्ट पर यदि कोई हो तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर विचार करेगी। सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिसमें लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, परिस्थितिकी में न्यूनतम छेड़छाड़, प्रभावित विशिष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा उदाहरण यह है कि बाड़मेर में आपने सौर ऊर्जा के लिए एक्विजिशन करा, लोगों का लैंड बैंक बनवाया और वहां के सारे चारागाह खत्म कर दिए, वहां का पशुधन खत्म कर दिया। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपके खिलाफ आ जाएगी, पर आपके पास पावर है, आप कलेक्टर से एक रिपोर्ट लोगे और कह दोगे हमने कर दिया। तो फिर आपकी सहभागी बनाने की प्रक्रिया कैसे इसमें पारदर्शी होती है? मुझे आप इस बात को स्पष्ट करिए। तीसरा, आपने अपने उद्देश्य में जो एक बड़ा उद्देश्य आपने लिखा है सूचनाबद्ध, हम सूचनाबद्ध व्यवस्था प्रयोग करेंगे। जो आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का सेक्शन 1 उसके सबसेक्शन में आप लिखते हैं कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट से पहले ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है जिसका उस क्षेत्र में पूर्व अर्जन किया गया है। पूर्व अर्जित और अनुपयोजित पड़ी भूमि यदि कोई हो का उपयोग ऐसे लोक प्रयोजन के लिए किया जाए। पर जिलों में व्यवस्था कहाँ है? एक जगह अगर 3 जगह सोशल इंपैक्ट असेसमेंट 3 पार्टियां करेगी तो जिलों में ऐसी व्यवस्था कहाँ है? ऐसी सूचनाबद्ध आंकड़े कराने वाली आपने इस एक्ट में संस्था का निर्माण कहाँ किया है? आखिर जिले में जब आप विकास कार्य के लिए जमीन को ले जा रहे हैं, आप अपने एक्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आपके एक्ट में कोई व्यवस्थात्मक, कोई संस्थागत चीज का प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो फिर ये किस प्रकार से सूचनाबद्ध आपने करा है? और चौथा है पारदर्शी। इसमें 2 विषय हैं। पारदर्शी में पहला विषय यह है कि आप ये बहुत अच्छा एक्ट लेकर के आ गए। आपने कहा हम स्टेट लेवल के ऊपर एक ट्रिब्यूनल का निर्माण करेंगे, बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन आप गांव की स्थिति को देखिए। एक आदमी के पास 2 एकड़ की, 1 एकड़ की, 2.5 एकड़ की से ज्यादा जोत नहीं है। आप ट्रिब्यूनल बना देंगे राजधानी में, आप उसका लैंड एक्वायर करेंगे 800 किलोमीटर दूर। आप ट्रिब्यूनल कहाँ बनाएंगे? और जब ट्रिब्यूनल बनाने के लिए आदमी को दूर जाना पड़ेगा उस ट्रिब्यूनल के पास, आप सोच रहे हैं कोई सर्किट बेंच बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिसको 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन के लिए जाना पड़ेगा, एविडेंस देने के लिए जाना पड़ेगा, उसको महंगे वकील मिलेंगे, दूर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तहसील स्तर पे जब आप ग्राम न्यायालय की बात करते हैं, उसको आप मैं एक अंतिम और बोलूंगा, आप उसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्यों नहीं दे देते? और उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक अंतिम बात और कह रहा हूं, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपका अलग स्पीकर है, आप उनसे पूछ लीजिए, वो समय कट जाएगी।
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार, इस देश का संविधान ये कहता है कि इस देश में हर संस्कृति को, हर धर्म को, हर भाषा को अपने शैक्षिक संस्थान बनाने का अधिकार है। आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको अलग अलग कंपनसेशन नहीं दे सकते। आपने जो सेक्शन 27 है, सेक्शन 27 का जो प्रोविजो है, आप उस प्रोविजो को पढ़िए। आप ये कह रहे हैं, परंतु यह भी कि समुचित सरकार यह निश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए अवधारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जिससे उनका अपने विकल्प की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, प्रशासन करने का अधिकार निर्बाधित और निराकृत ना हो। मैं तो ओबीसी इंस्टीट्यूशन चलाता हूं, मैं शेड्यूल कास्ट इंस्टीट्यूशन चलाता हूं, मुझे वो बाजार मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर अल्पसंख्यक संस्थान हूं तो मुझे वो बाजार मूल्य मिलेगा। एक ही एक्ट के द्वारा दो शैक्षणिक संस्थानों को अलग अलग बाजार मूल्य कैसे हो सकते हैं? और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आप उसको भाषा संस्कृति प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन बाजार मूल्य के लिए अगर आप शैक्षणिक संस्थान को निर्धारित करके एक विशिष्ट श्रेणी में डालेंगे तो उसके जो समकक्ष शैक्षणिक संस्थान है उसके बारे में आप क्या प्रोविजन कर रहे हैं? फिर इसमें आपकी पारदर्शिता का विषय क्या रहता है? इसलिए मेरा इस भूमि अधिग्रहण कानून के विषय में कहना है कि देश एक बदलाव का इंतजार कर रहा था, और वो बदलाव का इंतजार इसलिए कर रहा था। मैं एक अंतिम उदाहरण देके बंद करूंगा। आज के समय में गुड़गांव सबसे ज्यादा जमीन अधिग्रहण के मामले में है। गुड़गांव के बहुत सारे लैंड एक्विजिशन के मैटर मैंने करे हैं। मैं गांव के नाम देता हूं। वजीराबाद गांव है, सेक्टर 56 है। 1989 में एक्विजिशन हुआ था। आज सर्वोच्च न्यायालय से लड़ने के बाद भी उनको पूरा कंपनसेशन नहीं मिला। 1989 में 106 रुपए गज जमीन का भाव था। सारी लड़ाई लड़ने के बाद उनको 152 रुपए गज मिले। जमीन का भाव 2 लाख रुपए गज हो गया। किसान को समय पे नहीं मिला। आपने पूरे अधिग्रहण में जो किसान के लिए व्यवस्था करी है, आपने 2 वर्ष से व्यवस्था को बढ़ाकर अपने हाथ में ले लिया है, और उस व्यवस्था को हाथ में लेके किसान को जमीन का कंपनसेशन कितने समय में मिलेगा? किसान को जमीन का कंपनसेशन कितना त्वरित मिलेगा? किसान को जमीन का कंपनसेशन उसके गांव में कब मिलेगा? और जो विकास की प्रक्रिया आपने कही है, इसके सूचनाबद्ध जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक आने वाले उद्योगों को भी इसका लाभ नहीं पहुंचेगा। और इसलिए जो आप एक समावेशित विकास की बात करते हैं, उस विकास की प्रक्रिया में आपने जो जितना भी आपका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है, आपका ध्यान विस्थापन के ऊपर है। इस एक्ट के द्वारा केवल विस्थापन नहीं करना है, इस एक्ट के द्वारा पुनर्निर्माण करना है। आपने जो आसपास के गांव हैं, पहले उनका निर्माण, उनका प्रोजेक्ट, उनका प्लानिंग आना चाहिए। वो आपने अपने एक्ट में प्रोविजन नहीं किया। कितने लोग विस्थापित होंगे? आपके इंपैक्ट असेसमेंट का जो पैटर्न है, जो दिशा है, वो समावेशित विकास का पैटर्न नहीं है। इसलिए उसमें समावेशित विकास होना चाहिए। पहले वहां के गांव के लिए लेआउट प्लान होना चाहिए, फिर अर्बनाइजेशन होना चाहिए। अगर हम दोनों को मिलाकर के चलेंगे, अगर हम दोनों को एकजुट करके चलेंगे, तो हम ग्रामीण भारत के एस्पिरेशन को भी पूरा करेंगे और आने वाले भारत के बनाने के लिए भी लैंड एक्विजिशन करेंगे। दुर्भाग्य से आपने संतुलन करने का प्रयास किया है, लेकिन आपने सारे संतुलन को प्रशासनिक जकड़ताओं और जटिलताओं में जकड़ दिया। और इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस एक्ट को कम से कम प्रशासनिक जटिलता में जकड़ा जाए, इस एक्ट को कम से कम कठिन बनाया जाए, एक्ट की भाषा को भी सरलीकृत किया जाए और एक्ट के द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रोसीजर को भी सरलीकृत किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री वीरेंद्र सिंह जी। Chairperson, Madam. The historic legislation which has been brought out by UPA government, the right to fair compensation and transparency in the land acquisition, rehabilitation and resettlement Bill 2013. Because of paucity of time, I would like to make certain observations and certain queries so that Minister may be able to give the information required. Ma'am, the best fertile land of the world
I am not talking of India or Asia, that is rest in the West Pakistan, which is Punjab and Punjab of India and Haryana and Western UP. As far as yield of wheat is concerned, that is highest in Ludhiana. As far as paddy is concerned, that is highest in Tarawadi. So these areas, they contribute 75% of the food grain in the national kitty. And the land which may be acquired from any quarter for any purpose, but the government has to make things very clear about this. Take the case of Uttarakhand. Why this tragedy? There are scientific reasons and some distortions as far as development is concerned. Ma'am, if you see, I used to listen from the Uttarakhand people that development for Uttarakhand doesn't mean industrial development. They were citing one proverb that whether people of Uttarakhand wants to make Uttarakhand Manchester or Switzerland, this decision rests with the people of Uttarakhand. So what I mean to say is, अगर आप इन तीनों स्टेट्स को जो इतनी फर्टाइल लैंड है उसकी भूमि अधिग्रहण की बात करते हो तो आपको इस देश की जो ग्रेनरी है उसको कहीं और ढूंढना पड़ेगा. मैम, the farmers of this area is so attached to the land, if even some inches of his alignment is changed by the neighbor farmer, the climax would be either the murder of the changer or the murder of whose land has been alignment has been changed. So this is so dear to them. But unfortunately, it is the mindset of the industrialist of this country that they would come out with SCZ sort of thing. मैम, एक बात बताइए, आज तक दिल्ली के चारों तरफ SCZ की मांग कितनी हुई और दिल्ली से 200-250 किलोमीटर पे कितनी मांग हुई? आज जितने SCZ हैं, those which are in the periphery, on the periphery of Delhi, it's not functional. They are not functional. And as it was in the back of their mind that ultimately after 5 years or 10 years, they would ask for the change of the land use. That means they would go for either for commercial purpose or for housing purpose or for some industries. So this is the state of affair. What I want to say is, Mr. Minister has made something, I may call it a historic occasion, because our party and especially UPA government, it was 40 years when we were talking of some drastic changes in the Land Acquisition Act of 1894. But now the time has come. One query which I would like to be answered by the minister, you have talked about 80% of the consent of the families where the land is to be acquired for private person or private company or corporate company, and 70% for PPP mode. Ma'am, suppose 400 acres of land is to be acquired for some particular purpose. There may be 70% of the families, but the share of their land may be only 40 acres, and rest of the 360 acres, which counts to about more than 70%, they may not be ready for giving consent. So what I want is that 80% or 70% families as well as the quantum of land. If the 70% of the quantum of land, they agree for such thing, and 70% families, then it is all right. Otherwise,
it would be misused by certain elements. Second thing is social impact. Social impact, it has been made clear that a similar exercise would be conducted to find out social impact. That is public purpose and other ingredients. What I want to say is, when we talk of social You impact, please sit down and have your conversation. Please. suppose there is a report that in the first process there was some inquiries were conducted, and later on the land which was cited, there the inquiries and other process was started. But if it is not followed in the same fashion, where it is to be acquired and where it is not to be acquired, in the both situation, the total formalities of processing and identifying and meeting the condition should be the same. Otherwise, there may be paperwork for which land is to be released or not to be touched, and the purpose for a particular piece of land may be otherwise also. Mr. Minister, I would like to know, you have applied surplus legislation on the farmers of the country that we cannot keep more than 18 acres. But when we go for acquisition for certain big factory, maybe 400 acre, maybe 500, maybe 2,000 acre, then where that surplus provision is involved? I want to know that at least if you can't change the law, at least you can do one thing. Every entrepreneur who comes forward with putting up some establishment, there is a provision which he is very keen to find out, expansion, further expansion of his plant. At least that should be totally forbidden. The land which is to be acquired for private purpose, it should be only the land which is required for all practical, but there should be no expansion clause should be involved. If he can diversify his activities, taking out money from that project, why not he should go to another field? Why he should, to start with, he should have the expansion land along with the main project. And one more thing, that second schedule, where they have provided 5 lakh one time. Ma'am, if you remember, when country got freedom, the first legislation which came was the privy purses. Why it was? What is the need? Because the forefathers of our constitution, they knew it, that these Maharajas, Nawab, they don't know anything other than to rule. So just to put them on the rail, this provision was created that at least if they don't understand, their children or their next generation should understand that they are no more now Maharajas or Nawab. Now they will have to find out some other avenue. So same thing is with the Kisan of this country. Our profession is not it's age-long profession. And if I am to come out of my land, I have no option. I don't have anything to do. So at least when we talk of giving compensation, fair compensation, of course it has been provided in this act. But 2,000 per family would be the rent sort of thing. Please try and conclude. What I want to say is, in our state, we have provided 15,000 acre per acre as a recurring compensation for 35 years. And if you count 15,000 35 years, then of course there may be 25,000 for 1 acre,
But when the acreage is increased, suppose I am being deprived of 5 acres, I should have at least 75,000 compensation per year for 30 years, so that my children, those who don't know anything about any of the activities, they cannot be entrepreneur. And in this country, and to become entrepreneur from a farming family, it is very difficult. You must be knowing. Not possible. What this has gone to me personally. When I applied for certain loan, everything was cleared, but at the last moment, the bank people said that you are asking a loan where you are in the first generation. Your father or your grandfather should be the entrepreneur. So then you become entitled for such land. This is the state of affair. In this situation, we don't find that any. Virender Singh ji, please try and conclude. Okay, ma'am. You overshot your time. I'm trying to. मुझे एक announcement भी करना है, please कर दीजिए. I'm trying. And the important. नहीं हो गया उनका टाइम हो. नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ. जल्दी कर दीजिए. The most important thing is about land bank. The concept which I could find out from the act is this land bank concept is not of the use of the farmer. What I mean is land bank means when my 5 acres of land is acquired, I should be offered a piece of land with the same quality anywhere. If I am a Kisan by profession, I would not opt for anything, rather I would go to the destination, whichever is the destination. So government should acquire land which should be converted into land bank and it should be given to the farmers. And ma'am, Thank you. You have to finish, please. Let me finish it like this, that land acquisition and rehabilitation, these are two different things. Acquisition is altogether, I would say, the acquisition for private purposes, I mean for industry and for housing and for other purposes. The land which is multi-crop land should not at all be acquired by the government. If you want to save the granary of Haryana, that is Punjab, Haryana and Western UP, and if you don't want to save the granary, then there may be crisis. There may be crisis of which we are apprehending. So I would like that these considerations, these suggestions of mine must be kept in mind, and I would like that such legislation should be open to amendment. There may be lot of amendments which may be very useful for the government, even for the government and for the Kisans in future. Thank you, ma'am. Thank you very much. There's an announcement. Dinner is ready for MPs in room number 70, Parliament House, for the media in room number 73, and for the staff in room number 74, as of now. So, now next, Mr. Sitaram Yechuri. For me to start speaking the moment you announce dinner. Well, you can give food for thought. I think you're doing it. You have a very short time, so you have a choice between food to eat and food for thought. So you can quickly get going. I just have 3 minutes, ma'am. Thank you very much, but I'm very happy that we finally have going to get a new law, and would congratulate the minister for all the painstaking homework that he has done. And he would personally, I'm sure, will remember 10 years ago when we sat together drafting the common minimum program of UPA 1. We had a lot of discussion on this land acquisition, new law that had to be acquired. And you would recollect, Mr. Minister, sir, was an element that is missing in this law. But I hope that you will consider that for a future better law that we can all bring about, that the former landowners should have a share
of the stake of the rise in the value of land after that has been acquired. Not only compensation at the time of acquiring, not only relief and rehabilitation, because most of the heartburn in case of land acquisition comes because of the value of land that is multiplied after it has been acquired, and that share of that doesn't come to the landowner. Now, this is a point that requires to be properly considered, and I hope that you will, in the future discussions on improving this law, consider this aspect, and therefore I would want to draw this to your attention. Since my colleague has already spoken in detail my party's point of view, I only want to just as plug points, just to say that these are the areas in which certain, I think, amendments for improving this law will have to be made, and that is the proper definition of public purpose and affected persons. 1. Binding nature of social impact assessment. 2. Land use plan and land use commission. 3. Provisions for safeguarding food security. And there I would like you to consider the point that arid and semi-arid lands have now been excluded from the question in terms of the concept of production of food grains. Now, that is not true. In many parts of the country, arid, semi-arid lands are also producing food grains that are adding to our total food grain production. So that cannot be completely excluded. That should also be taken into account. The next, on the question of fair and just rehabilitation and resettlement, I've made my point on it, and prior informed consent and role of panchayats as well as gram panchayats. These are important. The role of panchayats and the role of gram sabhas. This will have to be properly brought into the Act, and the question of protecting and safeguarding the rights of SCs and STs in terms of land acquisition. STs, of course, under scheduled areas, that is something that is not done unless the gram sabhas are there. But as far as the STs are, still the ST, 2 more minutes. That is there. I mean, hang on, I just have to come to my basic point. Your total time was 2 minutes. These are the issues that I think that need to be taken up for the future consideration, and there'll be some amendments we'll move, and particularly the amendment, particularly concerning your Schedule 4. I know we have had these discussions outside and inside the Parliament that you said within a period of 1 year, all these acts will come under the purview of this Act, but even that 1 year, is it necessary? Number one. Number two, within the period of that 1 year, through executive action, many of these laws can be amended. Now, these are problems which you are aware of, we had drawn your attention to earlier, and that must be taken on board. And further, the question is that the special powers of urgency, you must assure the House, will never be invoked for the sake of private owners. That assurance has to come in. I mean, that special urgency powers will not be accrued to them. So therefore, sir, I rise. Now these. Please hurry up. Sir, madam, I still have, I still have thought, sorry. I'll just come to it. Sir, land reforms is something, as you yourself mentioned, as the minister himself mentioned, madam, that is something very dear to us and to the communists. You've taken the name of some of the stalwarts of the Indian Communist Movement who pioneered the entire question of land reforms. Even today, the state of West Bengal remains the most comprehensive land reforms that ever have been implemented in the country. And since you've taken those names, and you've also mentioned our colleague here, it's a different matter. I think he's in a different party today, but I mean, he'll be better off where he was earlier. But that's a different matter altogether. But that I never claimed. Thank you. I never claimed. You're going to have cross conversations. Madam, you see, the point was the references. We have been arguing for a new law all these years, and I'm glad a new law is coming, but not to the best of our satisfaction. But nevertheless, if such laws had been there, none of what has happened in Singur would have happened, or any other places would have happened. And even in Nandigram, not an inch of land was ever required or taken over. What would be the forceful thing? Even after Nandigram, 16,000 acres of land was distributed through land reform laws in the state of West Bengal. And there, 14 lakh Bargadas have been recorded for the first time in their history. 13 lakh families have actually received land through these land reforms. So, sir, we are talking with a certain degree of experience and a certain degree of commitment. Even in the national movement, whether it was Telangana,
whether it was the issue of Surma Valley in Assam, whether it was the Tibaga movement, whether it was the Varli tribals' struggle for land, all were led by communists, and the passion for land to the tiller remains a slogan with us. Now, this doesn't achieve land to the tiller, but we want to move in that direction. We want to move in the direction where finally the land will be owned by the tiller. And if that needs to be done, madam, I think this law will have to be strengthened further. And this is not an issue on which you will have to prove your credentials on this point, as was sought to be done. But this is an issue for building a better India that we'll have to move forward. So short-sighted, narrow vision people cannot do it. You require a larger vision for this, and that larger vision is what is required in order to carry this forward to create a better bill. Therefore, finally, I would only appeal to you, Mr. Minister. Since you accepted 4 of the amendments moved by the principal opposition party, accept one genuine concern and opposition, at least 2 of them, that power of urgency that will be invoked will not be invoked for private companies. Secondly, accept the Schedule 4. Just remove it. You just say that they'll all. What is your compulsion? I can't really understand what is the compulsion for this. And I think Section 4 should be. Sir, I'm actually intimidated. I didn't say anything. It is your. Sir, because you know you are taking more time. I didn't say anything. No, I didn't say anything. I thought with Madam Chairperson I could revert back to Telugu and get an extra minute or so. But the moment you came and sat here. So you can speak still in Telugu. No, you came and sat in the chair and nodded your head. I was actually intimidated. Please don't ring the bell. No, I nodded the head because you are making a good speech. Thank you, sir. But invariably after that nod, your finger goes to the bell. I wanted you to look at the display board also. That is all. So therefore, sir, here, finally, my only point that I want to make is that you please take on board the concerns that I've listed out. I did not explain because of the lack of time and the time that's not there, but accept some of these genuine amendments, which I know in the heart of heart you also accept. You may be under your compulsions. And as I said, therefore, what is required is not narrow visions. And what is required is not bitter acrimony unnecessary. What is required is to work collectively to build a better India. And I think we have to move towards that building of a better India through a better law, which we can improve on this. And I urge you to do that. Consider seriously the points of giving a certain stake to the former landowner in the enhanced value of land after it has been acquired. Now, this is something very, very important. I want to repeat this point, sir, because most of the heartburn comes because when you find that land that I had owned, after it has been acquired, its value has gone up, n number of times, and I get no share out of that. Now, that is where I think a certain percentage should be fixed for the former landowners to get an enhanced value from that land. And I would urge you to seriously consider these amendments and the concrete ones that we have put. I think that's a valid point. It's a good point. Sri D. Raja. Your last point is the best point. Thank you, sir. That you ask the government. Sir. Thank you, sir, Deputy Chairman, sir. In the past 2 decades, we witnessed farmers' resistance against forcible appropriation of their land by corporate houses and mining companies with the help of state support. Farmers fought against police repression and brutality in several parts of the country. So it has become imperative to replace the 1894 Act, which is a very obsolete one. In this regard, I consider the present bill is a step forward for which Mr. Jairam Ramesh, the Minister, deserves congratulations. Sir, but the new Act should have been designed to ensure the rapid and indiscriminate transfer of agricultural land to non-agricultural users is halted and regulated, keeping in view the socially desirable use of land and
the poor farmers and the tribals are not displaced from their meager livelihood resource base. Instead, as the title suggests, the focus of the bill is limited to providing adequate compensation and rehabilitation and smoothen the transfer of agricultural land for mining purposes or industrial development or real estate development. Sir, ideally speaking, there should be a moratorium for a considerable period of time on all transfers of agricultural land. I think Jairam Ramesh takes note. The government should produce a white paper on the land use, and there should be a thorough discussion on land use policy in totality in the parliament. Only then every citizen can be assured that the natural resources of this country belong to everyone and cannot be appropriated by a small elite population. Sir, the term public purpose is defined so loosely that state can intervene to facilitate companies to acquire farmland for profit-making activities. Sir, in this regard, I refer to section chapter 13, clause 103. I think it is not sufficient to stop acquisition of land for speculative purposes. I therefore ask the minister to consider that the resale of land should not be allowed if it cannot be returned to their original owners or their heirs. If this is not possible, it can be acquired by the government and used as agricultural land by distributing it to the landless and encouraging cooperative farming. Sir, the agrarian scene in the country is matter of great concern. Around 40% of rural households do not possess any land other than homestead. Among those we have farmland, 80% are marginal and small farmers. Farming is not a viable proposition with very small holdings. In such circumstances, these poor farmers can be persuaded to sell their land for a sum. These sales are neither beneficial to them individually nor advisable from a macro point of view. There is no provision in the bill which would intervene in the exploitative deals concluded through economic pressures. Sir, I would like to draw the attention of the minister on one small important issue. That is, the purposes which are recognized as public purpose for which the appropriate government may acquire land are listed at A to F of subclass 1 of class 2. There is no specific mention of scheduled castes and scheduled tribes in this important class and subclass, even if they are covered by items D or F. I take note, under subclass 1 of class 2, this is limited to housing and residential purposes. Sir, land acquisition will also be required for other purposes pertaining to scheduled caste and scheduled tribe. For example, sir, it is essential to endow all rural landless SC and ST families with a viable extent of agricultural land. In the case of SC, sir, this is crucial because their landless untouchability imposed on them with all its ramification in all areas of life, occupational, economic, educational, health and child survival related, etc. Bonded labor, in which
they constitute about 2/3 of bonded laborers, and atrocities perpetrated on them are all known to everybody. So in such a situation, I think the bill should protect the interests of landless agricultural workers, particularly the scheduled caste, the people. Sir, we have been talking about land reforms. Radical land reforms have not been carried out in many parts of the country. Even though since our freedom movement we have been talking about land to the tiller, then radical land reforms in the post-independent India. But these land reforms have not been carried out in many parts of the country in true spirit. On the one hand, sir, the feudal remnants still dominate the countryside of our country. On the other hand, In spite of Communist Party of India, Huh? in spite of CPI and CPM. in spite of our hard struggle, I agree, I admit, in spite of the struggle conducted by the communist parties, we have feudal remnants dominating the countryside of our Friendly country. exchange. Sir, this is one part. On the other side, the corporatization of agriculture is promoted. It is the paradox of the situation, sir. So this piece of legislation should not be an attempt to build the basis and superstructure of neoliberalism. That is where we question the sincerity of the government. If this new law, we want a new law. Always we demanded that 1894 law should be replaced. We want a new law, but that law should be a better law in the interest of the country, in the interest of the toiling people of our country, particularly small and marginal farmers, Yes. the scheduled caste and scheduled tribe people. And Okay. I hope Mr. Jairam Ramesh, a very sensitive and sensible minister in the government, will take note of all these things and concede some of our amendments when we move at the time of Okay. amendments. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sri Mansulal Mandavia. थैंक यू सर। ये महत्वपूर्ण विधेयक में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार आज भी एक किसान परिवार है। मुझे मालूम है, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, आज से 20 साल पहले। उस समय एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मेरा घर पे एक नोटिस आई थी और उसमें सरकार ने मेरी ज़मीन लेने के लिए एक नोटिस भेजा था। और जिस दिन मेरे घर में वो नोटिस आई थी और मेरा पिताजी का मैंने चेहरा दिखा था, उसका चेहरा पर इतना अफसोस था, उसका मन दुखी था, क्योंकि जो ही हमारी ज़मीन थी, जो हमारा खेत था, जो हमारा फार्म था, उसके साथ कोई किसान का केवल इतना नाता नहीं होता है कि उनका ये ज़मीन का टुकड़ा होता है। हाँ, ठीक है। उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। एक परिवार के सदस्य के साथ जिसका नाता जैसा होता है, ऐसा एक किसान का नाता अपनी खेती के साथ, अपना फार्म के साथ होता है। इसलिए वो दुखी थे। ज़मीन तो हमारी गई, लेकिन उस वक्त मैंने वो पीड़ा हमारे परिवार में देखी थी कि एक किसान के लिए अपनी ज़मीन का मूल्य कैसा है। और इसलिए ये बिल अभी लेट आया है। कभी किसी का ड्रीम बिल होगा, कभी चुनावी बिल होगा, जैसा भी होगा, लेकिन किसान के हित में है, किसान के लिए है, इसलिए हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट बात है, मेरे लिए ये बिल इसलिए नया नहीं लगता है कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। नोएडा के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में लैंड एक्विजिशन का एक केस चल रहा था, वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जो विषय रखा था कि गुजरात में जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, उनका सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की थी। किसी किसान की ज़मीन जाती है, कभी किसान की ज़मीन एक्वायर की जाती है, आपने वो विषय रखा है कि उसके साथ
परामर्श करके उसको सहमत करके हम जमीन अधिग्रहण करेंगे। गुजरात में ऐसी व्यवस्था है, केवल किसान के साथ बातचीत होती है, किसान को विश्वास में लिया जाता है। इतना कम नहीं, गुजरात में किसान के साथ नेगोशिएशन किया जाता है। शायद जमीन का एक सर्कल की प्राइस आप डिसाइड कर दे, से एक सर्कल की प्राइस आप डिसाइड करने के बाद उसका 4 गुना पैसा आप देने का विषय वो बिल में रखा है, वो बिल में आपने प्रावधान किया है। लेकिन गुजरात में किसान के साथ नेगोशिएशन करने के बाद उसको पैसा दिया जाता है। किसान चाहता है तो आपको आपकी लैंड देते हैं। अभी गुजरात में ताजेतर में एक घटना हुई है, एक लैंड एक्विजिशन में किसानों ने बोला कि ये लैंड हमको नहीं देना है। हमारी सरकार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपका दिल को जानते हैं, हम किसान का दिल को समझते हैं, किसान का दिल को दुभाकर हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके गुजरात गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपकी जमीन नहीं ले लेंगे। वैसी व्यवस्था गुजरात में है, ऐसा नहीं है। विशेष प्रावधान भी गुजरात में और है। कोई किसान है, किसान की जमीन एक्वायर की गई, किसान की लैंड एक्वायर करने के बाद शायद कभी किसान के पास कम लैंड होती, वैसी स्थिति में किसान के पास कुछ लैंड नहीं रहती होती तो एक किसान के परिवार किसान नहीं रहता है। कैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई किसान के बेटे को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो किसान के बेटे इसलिए उसको 5% इंसेंटिव मिलता है। क्या आपने इसमें कोई ऐसा विषय रखा है? गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा विषय रखा है कि शायद कोई किसान मर जाए तो किसान को परमानेंट के लिए किसान का प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र उसके पास लैंड नहीं होने के नाते भी उसका यूज किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुजरात में ये जब आपने बोल रहे हैं और जो विषय रखा है ये बिल में, ये सब व्यवस्था, लैंड बैंक की व्यवस्था भी गुजरात में है ही। और किसान कर्ज लेता है और उनकी लैंड एक्विजिशन करने का समय आया, कभी कितनी ऐसी बात हमारे सामने आई है कि किसान की लैंड एक्विजिशन हो गई, उसके पास कम लैंड होती है, सारी जमीन ले ली और सारी जमीन अधिग्रहण हो गई, लेकिन उनके ऊपर जो कर्जा था वो पैसे लेने के लिए गया तो उसको पैसा नहीं मिला क्योंकि किसान के ऊपर बैंक का कर्जा था। वो कर्जा, उसमें सरकार ने पहले से वो कर्जा का पैसा काट लिया। तो सरकार जब पहले उसका पैसा काट लेती है, किसान के पास कुछ पैसा नहीं आता है और किसान मर जाते हैं और उनकी स्थिति बुरी हो जाती है। इसलिए किसान के पर जो ऋण होता है और जब हम जमीन एक्वायर करेंगे तो उस वक्त आप एक्वायर करने जाएंगे, उस वक्त वो कर्जा भी माफ कर देना चाहिए। और जब किसान के पास कभी कभी ऐसा होता है उसकी ज़्यादा ज़मीन एक्वायर हो गई, कम ज़मीन बच गई, तो कम ज़मीन में वो मॉडर्न फार्मिंग कर सके, इसलिए उनके लिए ग्रीन हाउस, नेट हाउस, आधुनिक टेक्नोलॉजी से वो फार्मिंग कर सके, ऐसा इंटेंसिव उसको कुछ देना चाहिए, जैसे वो आपके पास रही छोटी सी ज़मीन में, थोड़ी सी ज़मीन में अच्छी तरह से फार्मिंग कर पाएंगे। और दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट बात वो लगती है, सरकार को उसमें ख्याल में रखना चाहिए। अभी इतने समय से लैंड का दुरुस्तीकरण, लैंड का जो दस्तावेज है, लैंड की जो लैंड रिकॉर्ड है, कभी कोई लैंड जंगल की लैंड है, कोई लैंड गौचर की लैंड है, कोई लैंड प्राइवेट लैंड है, कोई लैंड बंजर लैंड है। तो वैसी स्थिति में, वो स्थिति में सुनिए गुजरात सरकार ने तो करके बताया है, गुजरात सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है। इनके साथ गुजरात में ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण भाई हमारे वडील है, मार्गदर्शक है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। मंडविया जी, एड्रेस अच्छा है। तो बंजर लैंड उसका कैसे यूज किया जाए, एग्रीकल्चर लैंड भी घटनी नहीं चाहिए, बंजर लैंड का यूज होना चाहिए। हमारे देश में 9 करोड़ हेक्टर बंजर लैंड है, उसमें जब 5 करोड़ हेक्टर लैंड हो हम कल्टीवेशन में डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको फार्मिंग के लिए नवसाध्य कर सकते हैं। वैसी लैंड को नवसाध्य करके हमें खेती की लैंड, जो फार्मिंग लैंड है, उसको कम नहीं करना चाहिए और वहां तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और कभी कोई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना चाहे तो आप ऐसी बंजर लैंड के तक वो पहुंचे, वहां तक रोड, रास्ता आदि जो ही व्यवस्था करनी पड़े वो वहां उनको देकर वो वहां अच्छी तरह से इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सके। वैसा प्रावधान, वैसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, वैसा भी प्रावधान कुछ उसमें रखना चाहिए। और दूसरा,
जब किसान 6.5 करोड़ हमारे देश के किसान, उसके हाथ से अभी तो लैंड चली गई है, वो भी कभी उसमें से कितने ही किसान उसके पास लैंड ले ही रहे, किसान रहे ही नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और उनके लिए हमें कुछ प्रावधान ये बिल में रखना चाहिए। और दूसरी, जब आपातकालीन स्थिति में हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपातकालीन स्थिति में आपने सब जो पावर दे के रखा है वो पावर आपने कलेक्टर को दे दिया। कलेक्टर कभी कैसी स्थिति में कोई कैसी भी गवर्नमेंट जो सोचेंगी वैसी स्थिति को वो आपातकालीन बना देंगे। इसलिए कोई किसान की जमीन बिना किसी बातचीत से, बिना उनकी परमिशन से ले जाना हो तो ठीक नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर को ये पावर देना भी ठीक नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कलेक्टर के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी में लोक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि के साथ परामर्श करने के बाद ही उसकी लैंड लेनी चाहिए और बाद में ही वो तय करना चाहिए कि वो आपातकालीन स्थिति है, इम्पोर्टेंट आवश्यकता है, वो कौन तय करेगा, केवल कलेक्टर तय करेगा उचित नहीं है। इसलिए उसमें एक कमेटी भी गठित करनी चाहिए। और जब गौचर लैंड होती है, हमारा पशुधन गौचर पर डिपेंड होता है और गाय माता जो हमारी है वो गौचर पर नभेगी। इसलिए किसी भी गौचर लैंड का किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। शायद कभी किसी आवश्यकता हुई और आपको वो लैंड लेनी पड़ी तो इतनी ही लैंड और बंजर लैंड को गौचर में कन्वर्ट करना चाहिए। और किसान को मेरी ऐसी स्थिति में वो लैंड का गौचर के लिए उपयोग किया जाए और हमारे अच्छी तरह से नहीं करना चाहिए। और माननीय मंत्री जी, बोर्ड में देखो, मैं बोर्ड में देखो। सर मैं दो चार चुनाव कहना चाहता है, इसलिए गाय के लिए वो इम्पोर्टेंट है तो गौचर लैंड के लिए वो भी विषय रखना चाहिए। और वैसी स्थिति में माननीय मंत्री जी, मेडल स्पीच है। और माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं गौचर की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जब लैंड रिकॉर्ड का दुरुस्तीकरण होगा, कितने ही स्टेट में लैंड रिकॉर्ड का दुरुस्तीकरण शायद 50 साल से नहीं हुआ है, तो शायद लैंड रिकॉर्ड का दुरुस्तीकरण होगा, उसमें गौचर की लैंड नीम करनी ही चाहिए, गौचर की लैंड अलग रखनी ही चाहिए। जो ही करना है करो, जो इंडस्ट्रीज डेवलप करना है करो, लेकिन गौचर की एक भी एकड़ लैंड जानी नहीं चाहिए। उसका अच्छी तरह से एक्वायर अच्छी तरह से प्रावधान रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं वो कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी जमीन, कोई किसान की जमीन चली गई, कोई किसान की जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, तो उनके परिवार के लिए, उनका फैमिली के लिए हमने जो प्रावधान रखा है 80%, 70%, उसमें कभी किसी को परामर्श करके 70% प्रावधान, 70% लोग आपको सहमति दे दे, 80% लोग आपको सहमति दे दे, तो बाद में उसके साथ उसका कोई अधिकार नहीं रहे, उसके साथ कोई बात नहीं हो पाए, उसको 20% लोग और 30% लोग जो बचे हैं उनके साथ भी बात होनी चाहिए। और कोई भी किसान है उसका अधिकार हमें नहीं ले लेना चाहिए। वो यही शायद एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर आपातकालीन स्थिति में आपके उसकी जमीन अधिग्रहण कर ली तो ऊपर कोई भी जगह पर अपना विषय नहीं रख सकते, कोई भी जगह पर वो न्याय के लिए नहीं जा सकते। वैसा कभी उसका जो कमांड है वो बंद नहीं कर देना चाहिए, उसके लिए वो ओपन रखना चाहिए। वो जो सुझाव मुझे लगता है कि ये सुझाव को आप कंसीडर करें और एक बिल है वो वास्तविक से किसान के हित में, किसान के लिए आप उचित कार्यवाही करें, क्योंकि किसान का दिल, किसान का जीव उनके साथ लगा रहता होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 130 साल पहले, अध्यक्ष महोदय 130 साल पहले 4 मिनट ज्यादा लिया और आपका डेप्यूटी लीडर स्पीक करना है, बोलना है, जो नो मेडल स्पीच नहीं डिसाइड की थी। बस गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था, उस वक्त मैंने सोचा मेडल स्पीच है, उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था अध्यक्ष महोदय।
ठीक है, उस ठीक है। वक्त तो केवल प्रिंट ठीक है। मीडिया था और प्रिंट ना। मीडिया होने के नाते या, भी विरोध please। हुआ था, ना, please इसलिए come। वो किसान के साथ ओके, जुड़ा हुआ विषय धन्यवाद। है, इसमें हमारा धन्यवाद श्री सुझाव को रामकृपाल कंसीडर करें। यादव। रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव। I hope yours is not made a speech. So you can. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए लाया है। महोदय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत बिना सहमति के भूमि अधिग्रहण किया जाता था। साथ ही सुनवाई की न्यायोचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों का दोहन और शोषण होता रहा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं महोदय। मैं बिहार से आता हूं और वहां लगातार किसानों की जमीन बहुत कम रेट में लेकर के एक ब्याडा जैसी संस्था बनाया और जिस पर्पस के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया उस पर्पस के अनुसार वो काम नहीं किया गया और जमीनों के जो अधिग्रहण किए गए किसानों के कम रेट पर, ऊंची दाम पर बेचा जा रहा है, व्यवसायियों को दिया जा रहा है। महोदय, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करें कि पटना डिस्ट्रिक्ट, जो पटना शहर का एक इलाका है, बिहटा, बहुत पास में है, वहां मेगा औद्योगिक पार्क के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का काम किया गया। उसमें आईआईटी के लिए 500 एकड़ जमीन और भी कई दूसरा जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उसके लिए ली गई है। किसानों ने जमीन देने का काम किया, मगर 500 एकड़ जमीन आईआईटी के अधिग्रहण किए गए किसानों के बहुत कम रेट पर। एक परियोजना है मगर रेट उसके अलग अलग दिए जा रहे हैं। अनशन 26 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है, किसान आंदोलित हैं, आईआईटी गेट के सामने बैठे हुए हैं। किसानों ने वहां आईआईटी के कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया है और बड़ा व्यवधान पैदा हुआ है, लोगों में आक्रोश है। उसका मुख्य कारण यह है महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आप ही का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया हूं मैं। आईआईटी की जमीन 500 एकड़ जो जमीन अधिग्रहित की गई, एक 25,000 रुपये कट्ठा और दूसरा वही जमीन जो लिया जा रहा है 3 से 4 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से। अब किसानों बहुत आक्रोश से अनशन कर रहे हैं। आज 9वां दिन हो गया मगर लगातार लोग अनशन कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में हजारों किसान आंदोलित हैं मगर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी, आप इस पर गौर फरमाएं। सरकार से मैं गौर करूंगा, चूंकि केंद्रीय परियोजनाओं का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, वहां लिया जा रहा है। बड़ी योजना है, जरूरत भी है, मगर किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस कानून से बहुत सा मुश्किल हल करने आप जा रहे हैं महोदय। इसमें अधिकृत भूमि के लिए अदा किए गए मुआवजे का भुगतान जिन दरों पर किया जाता है वो काफी पुराना होने के कारण अत्यंत कम है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर तवज्जो डाली है और उन्होंने एक कमेंट भी पास किया है कि साहब जो है ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है उसके माध्यम से एक बड़ा सा घपला किया जा रहा है। इस कमेंट के अनुसार सरकार को कहा था इसमें संशोधन कीजिए और सरकार ने संशोधन करने का काम किया। भूमि अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाई है। मैं इसका बहुत पुरजोर समर्थन करता हूं। सरकार ने ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद 1894 के कानून का प्रारूप को इस प्रकार तैयार किया गया है। प्रतीत होता है कि आम आदमी के हित जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। अतः कानून बनाया जाए संवैधानिक प्रावधानों के लिहाज से उचित हो, व्यवहारिक हो, विशेष संविधान के अनुच्छेद 300 क की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और तथा पुनर्व्यवस्थापन की विधेयक 2011
इससे प्रस्तावित संशोधन को प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि लैंड रिकॉर्ड जो अब तक अव्यवस्थित था उसको अद्यतन किया जाएगा। बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा देहाती इलाके के लिए और दुगना भुगतान शहरी इलाके के लिए किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है महोदय। मैं मंत्री से एक निवेदन करूंगा और भी इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये साहब 70% जो किसान होंगे उनकी सहमति और 80% किसान उनकी सहमति, खासतौर पर जो प्राइवेट परियोजना है उसके लिए 80% किसानों की सहमति होगी और 70% परियोजना जो पीपीपी मूड में आएगा उसके लिए। पर वहीं हम माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे कि आपने ये स्पष्ट नहीं करने का काम किया कि जो सरकार के स्तर पर परियोजनाएं होगी उसका आप क्या करेंगे, उसका मुआवजा किस आधार पर देंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर पर भी जमीन लिए जाते हैं। आप जब उत्तर देंगे माननीय मंत्री जी इस पर निश्चित तौर पर प्रकाश डालेंगे। उन परियोजनाओं के लिए जो जमीन देंगे उसका रेट क्या होगा, वो मूल्य रेट उसका क्या होगा, इस पर जरूर आप गौर फरमाएंगे। एक आध दो ओके, धन्यवाद आपसे और करेंगे महोदय। महोदय आप ये बताइए कि बहुत सारे इलाके में जमीन अधिग्रहण, सर मैं धन्यवाद कर रहा हूं सर, बहुत लोगों को समय से ज्यादा आपने दिया है, मैं सुबह उस समय से देख रहा हूं। जी समय के अनुसार 5 मिनट से 6 मिनट है हमारा टाइम। महोदय निवेदन मैं ये करूंगा आपसे कि किसानों के जमीन जो अधिग्रहित किए जाते हैं उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ा हो जाता है, उसके लिए भी आपने इस कानून में प्रावधान किया है, ये भी स्वागत योग्य है। मगर वहीं चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन लगातार अगर किसानों के अधिग्रहण किए जाते रहेंगे तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। चूंकि मैं समझता हूं कि वर्षों से जो जमीन पर जोतता बोता आ रहा है उसकी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि परमानेंट व्यवस्था करने के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा है उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करने का काम कीजिएगा ताकि उसकी जीविका का उपार्जन हो सके। एक बात और निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जी आपसे जब जवाब देंगे कि बहुत सारा ऐसा इलाका है जो 5 साल पहले जमीन अधिग्रहण करने का काम किया गया है सरकार के माध्यम से, बहुत लोगों ने मुआवजा ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने मुआवजा नहीं लेने का काम किया है। उस पर सरकार का क्या इस बिल के माध्यम से कोई राहत का प्रावधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? महोदय धन्यवाद। बस एक आध बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा। महोदय एक और निवेदन करेंगे कि आप ये भी बताएंगे कि मार्केट रेट का मापदंड कौन सा होगा। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है मार्केट रेट जो सर्किल रेट सरकार के स्तर से बांधा जाता है, तय किया जाता है, और एक सरकारी रेट से अलग का जो प्राइवेट लोग ले जाते हैं उसमें बहुत सा अंतर होता है। हमारे इलाके में बिहार में मैं देख रहा हूं पटना के इर्द गिर्द इलाके में या और भी सरकार का रेट है 2 लाख रुपए कट्ठा, तो वहीं ले रहा है लोग 10 लाख रुपए कट्ठा। तो ये मैं समझता हूं कि इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके। और एक बात अंतिम सर अंतिम मुआवजा की भुगतान बहुत सारे किसानों के जमीन अधिग्रहण कर लिए गए, मुआवजा का भुगतान बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है। उन किसानों को एक मुश्त में मुआवजा मिल जाए उसकी भी व्यवस्था इस कानून के तहत है कि नहीं है, हम निवेदन करेंगे कि उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त धन्यवाद देता हूँ महोदय। Nothing more. You don't do this. No, please. Not going on record. Aja, no, please. Not going on record. Okay. जिस चीज के लिए उपयोग करने के लिए जमीन ले रही है, No, please. That's your. Instead of 5 minutes, you are taken 8 minutes. क्योंकि उसका उसके साथ भेदभाव रखने का 8 मिनट लिया. Now, Mr. Jayam. व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी Now, please. क्योंकि जमीनी Now, please take your seat. What is this? No, nothing going on record. What is this? एक ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, देश के भारतवासी बहुत दिन से इस कानून के
इंतजार में थे। It's not going on record. को लागू कर वे record है, मैं नहीं आता है, फिर क्यों बोलते हैं? आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देते कि आपने बहुत धन्यवाद से क्या फायदा सहयोग है? किया आपको बोलने में, इसलिए आपके प्रति विशेष धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त क्या करें? अच्छा, मिस्टर संजीव कुमार, यस conclude in 5 और maximum 7 इन्होंने minutes. 10 मिनट में बोला है जनाब, झारखंड को 7 मिनट दे दीजिए। yeah. सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट है, सो फॉर लैंड एक्विजिशन So you take 7 minutes instead of 5 minutes. नॉट मोर देन दैट। Okay. सर, सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय का जो बहुत झारखंड जाते हैं ध्यान 2 एक्ट के तरफ जो है सो आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, और दूसरा जो इसने एग्जेम्प्ट किया है द लैंड एक्विजिशन माइंस एक्ट 1885। तो मतलब झारखंड जो है सो सबसे ज़्यादा कोल बियरिंग और माइंस बियरिंग एरिया है। वहाँ पर अगर यदि लैंड एक्वायर किया जाएगा तो जो है सो जो बेनिफिट जो है सो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट जो बनने वाला है 2013, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मंत्री जी झारखंड बहुत जाते हैं, मंत्री जी को पता है कि झारखंड जो है सो कोयले का 32% जो है टोटल कंट्री का जो है सो प्रोडक्शन का जो है सो ऐड करता है। आयरन जो है सो 28% टोटल कंट्री के प्रोडक्शन को ऐड करता है। कॉपर 25% को ऐड करता है। उसके अलावा जो है सो झारखंड लाइमस्टोन देता है, ग्रेफाइट देता है, पायराइट देता है, यूरेनियम देता है और बहुत से मिनरल्स देते हैं। तो जो नया एक्ट है, जब आपने ये 2 सेंट्रल एक्ट को जो एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि झारखंड में लैंड एक्वायर करते जाइए, कोयला निकालते जाइए, माइंस निकालते जाइए, और उन लोगों को जो रेट दीजिएगा वो बाबा आदम जवाने का दीजिएगा 1885 का और 1957 का। मंत्री जी, आपको पता है कि झारखंड में जो है सो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इसलिए है कि जो है सो हम अपने राज्य से जो है सो खनिजों का भंडार जो है सो देश को देते हैं, और उसके बदले में वहाँ से ट्राइबल लोगों को भगाया जाता है। अभी तक आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो टोटल पॉपुलेशन का 14.6% ट्राइबल जो है अपने राज्य छोड़ के जा चुके हैं। दिल्ली का कोई भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पर ट्राइबल जो है सो नौकर या मेड सर्वेंट नहीं है। तो जब ये एक्ट जब आप बना रहे थे, तब ये ध्यान में नहीं था कि अगर यदि झारखंड को जो है सो इस एक्ट से सबसे ज़्यादा झारखंड को नुकसान होगा, और झारखंड जो है सो वर्स्ट अफेक्टेड दूसरे सेंस में भी है कि जैसे जो कोयला निकाला जाता है, जो माइनिंग किया जाता है, उससे जो पॉल्यूशन होता है, उसके इलाज के लिए जो लोगों को कैंसर होता है, टीबी होता है या अस्थमा होता है, उसके इलाज के लिए जितना आप लोग रॉयल्टी देते हैं सेंटर से, हम लोग उस इलाज में खर्च कर देते हैं, उस इलाज में हम लोग खर्च कर देते हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि जो ये 2 एक्ट है, जो सेंट्रल एक्ट है, इसमें भी सुधार की जरूरत है, नहीं तो झारखंड को जो है सो सबसे ज़्यादा आप डिस्क्रिमिनेट कीजिएगा। मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूं महोदय, कि झारखंड को ट्राइबल होमलैंड कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में 24.6% ट्राइबल की आबादी है, और जिसका जो है सो 91% जो है सो टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल का जो है सो गांव में और हिली ट्रेन में रहता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो आदिवासी हैं, जो अपने जल, जंगल और जमीन से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी किसी ने उसके जल और जंगल और जमीन को छीनने की कोशिश किया, तब जो है सो बिरसा मुंडा या सिदो कानू जैसे जो है रिवोल्यूशनरी पैदा हो जाते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई किया। शिबू सोरेन जो है सो ट्राइबल इमेंसिपेशन के लिए जब 80s में और या 60s में जब आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन से वंचित करने की कोशिश किया, तो ट्राइबल्स के जो है सो इमेंसिपेशन के लिए जो है सो फाइट किया, और जितने भी केसेस हुए बहुत आराम से सबको जो है सो झेला। मैं आपको बता देना चाहता हूं मंत्री महोदय कि अगर यदि मैं पूरे सदन को ये बता देना चाहता हूं कि सही मायने में ये जो लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011 जो अब एक्ट बनने वाला है, जो उससे जो बेनिफिट होने वाला है, जैसे इन्हांस्ड कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पैकेज टू
displaced, compensation four times the market value of the land acquired in rural areas, compensation 2 times the market value in urban areas, solution to be 100% of total population, at least 80% of the affected families consent if the land acquisition made private companies and public private companies. और भी जितने भी बेनिफिट इससे होने वाले हैं, अगर यदि उन 2 सेंट्रल एक्ट को यदि आप अमेंड नहीं करते हैं तो झारखंड जो है सो सबसे चीटेड फील करेगा। महोदय, मैं अपने समय पर स्ट्रिक्ट रहूंगा, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड जो है सो सबसे ज़्यादा शिकार रहा कि जितना ज़रूरत ज़मीन की थी उससे ज़्यादा ज़मीन जो है सो बराबर लिया गया। मैं महोदय मैं बता देना चाहता हूं इस सदन को कि 68-67 में जब ये बोकारो स्टील सिटी प्लांट लगाया गया था तो 34,000 एकड़ जमीन लिया गया, जबकि ज़रूरत थी सिर्फ 12,000 एकड़ जमीन की। 2900 एकड़ में 29 गांव बसे हुए हैं महोदय, जिसमें बात आई थी कि उस गांवों को जो है सो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उसी तरह जब कोल इंडिया, BCCL, CCL, ECL जितने भी प्लांट लगे, ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन लिया गया, ट्राइबलों को डिस्प्लेस्ड किया गया, और डिस्प्लेसमेंट आज जो है सो झारखंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मंत्री जी के संज्ञान में मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि अगर यदि ये दोनों सेंट्रल एक्ट यदि आपने अमेंड नहीं किया तो झारखंड के साथ बहुत अन्याय होगा और जो है सो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ता रहेगा, और झारखंड इसके लिए हमको और आपको कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्यारी मोहन महापात्रा, प्लीज कंक्लूड इन 5 minutes. 7 minutes, sir. I will try to finish in 5. Sir, I congratulate the minister for having brought this bill after long years, long deliberation. But I am a little worried. Why the minister didn't understand the peculiar relationship That is not here. of the land? All over. All over. I would like the minister to understand that the peculiar relationship between land and the farmer, which people are referring to, our friends have referred to here, is not only true, but it is a land. See, anyone who holds land, Mr. Kamal Nath, anyone who holds land, I would like the attention of the minister and undivided attention of the minister, because I am going to make some suggestions. I am being disturbed. Kamal Nath ji, and so it is a relationship where the land is held in trust for the next generations, as the previous generations had held the land in trust for us. So nobody has any business except for public purposes to acquire land. There should be no acquisition of land for private purposes, consent or no consent. Even if there is 100% consent, there should be no acquisition, because the person who is giving the consent, who is breaking the trust which he has for the future generations on that land. Would you, Mr. Ramesh, when somebody asks for use of your building, allow acquisition? Or would you give it out on rent? Why don't you think of this idea of land being taken for rent when the private projects, non-infrastructural projects are asking for land? Let them take on rent, because after all, for how many years they are there? 30 years, 50 years, 100 years, 200 years. Is the persons that let the title remain with the family of the person, and the land can get back to the legal heirs after 50 years, after 100 years, or even 200 years. You can work out a proposition
best income in the last 10 years, 3 times of that, along with a security deposit, non-refundable. That will take care of. It will be in the interest of industry also, which doesn't have to part with so much of capital for acquisition of land, but would be spending from revenue. It will be advantageous for the farmers because he doesn't lose the land. And you can build an escalation clause 10% every year unless there is a stagflation. For that also provision can be made. Kindly consider this proposition. My next suggestion relating to the land acquired for the public purpose. Now, land acquired for public purpose should not leave anybody landless. If it is for an irrigation project where misery is the most by submersion, please take the submersible area and the command area together. Acquire the entire land, including land required for canals, minors, sub-minors. And then rehabilitate all the people from the submersible area, including the command area people in the command area itself. That way, otherwise, the command area people become too selfish. We tried it in Odisha in medium irrigation project, World Bank medium, in the early 80s. It didn't work. It doesn't work if you don't acquire the land of the command area people. When we wanted, they also occupied all the government lands, encroached upon all the government lands. This is the extent of selfishness. They don't recognize the sacrifice made by people who have been submerged for that irrigation project. Please remember what we are trying to do in case of urban clusters when we develop new colonies. Then for infrastructure, you see, you take the infrastructure, then reduce proportionately the land of different people, treating them into different categories. Please do the same in case of irrigation project. In case of roads, you can acquire, we should acquire a little more on both sides and try to resettle people on the lands, on that extra land, Now conclude, please. I will conclude, sir. I don't have too many points. I want a few points to be recorded. Then, sir, since the land dealers and agents, big and small, outsiders and locals, buy out large chunks of land with the capital of prior knowledge regarding a project to be established, land transaction in the project area should be prohibited once negotiations or discussions on the project starts in the state government or in the central government. 3 years won't do. At times it takes 5 years, 7 years for a project decision to be taken. If you wait for the decision, there are plenty of land sharks who will get in first, take the land on cheap rates, and then try to get fat amounts of money on acquisition. And no feudalistic attitude should be tolerated. Yes, even if land is taken Now, on rent. please. Sir, Okay. one minute, sir. Okay, No 7 minutes feudalistic attitude should be tolerated. Already 7 minutes. In getting the extent of land. Yes, Too please. much of land is being taken for projects Already by both 7 private minutes. and public sector. Okay. Please have a regulatory authority for 7 that minutes. purpose. Yeah. Thank you. Thank you very much. Sri Ranbir Singh Prajapati, please take only 5 minutes, 5 minutes. धन्यवाद सर, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आई है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा
कि आपने भूमि अधिग्रहण के लिए मार्केट रेट से शहर में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना रेट देने की बात कही है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मार्केट रेट तय कौन करेगा। पहले तो मार्केट रेट तय करने के लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए और उस कमेटी में किसानों के नुमाइंदों के साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जो है शामिल करना चाहिए। केवल अधिकारियों को ही ये नहीं होना चाहिए कि केवल अधिकारी ही उसका रेट तय करे। सर, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ और हरियाणा की भूमि फर्टाइल भूमि है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा सरकार ने किसानों की उपजाऊ भूमि एक्वायर करके हरियाणा के हजारों किसानों को भूमिहीन करने का काम किया है। जब लैंड एक्वायर की बात आएगी तो हरियाणा के गुड़गांव की चर्चा तो जरूर होगी। पिछले काफ़ी समय से गुड़गांव लैंड स्कैंडल के मामले में बहुत चर्चित रहा है। गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में है। यहाँ गुड़गांव के बादशाहपुर, रामगढ़, उल्लावास, बुआपुर अनेक ऐसे गांव हैं जहां कलेक्टर रेट जो है वो 40 लाख रुपए है, लेकिन जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो 2 करोड़ प्रति एकड़ की कीमत देनी पड़ती है। हमारे यहाँ हरियाणा में किसानों के साथ बड़ी धांधली हुई है, इसे रोका जाना चाहिए। पिछले 5-6 वर्ष पहले गुड़गांव के बादशाहपुर, बहरमपुर के आसपास कई गांवों की 1400 एकड़ भूमि का सरकार ने सेक्शन 4 कर दिया। किसान डर गया, किसान ने वो जमीन बेच दी। वो सारी जमीन बिल्डर्स एवं भूमाफिया ने खरीद ली। जब बिल्डर्स ने वो जमीन खरीद ली तो उस 1400 एकड़ में केवल 87 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की, बाकी सारी की सारी रिलीज कर दी। सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर 5 वर्ष से ज़्यादा समय हो गए गुड़गांव के गांव खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, हरसरू, गाडोली आदि गांवों में 1385 एकड़ भूमि सरकार ने एक्वायर करके रिलायंस कंपनी को दी। वहां गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करके, किसानों को अरेस्ट करके, गाडोली की तो 15 औरतों को जेल में डाल करके उस जमीन का कब्जा रिलायंस को दिलवा दिया। उसके बाद वहां रिलायंस की कंपनी की मोनोपोली हो गई और उसने हजारों एकड़ भूमि सेज के नाम पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के नाम पर, इंडस्ट्री लगाने के नाम पर लोगों को नए रोजगार के सबजबाग दिखाकर 22 लाख पर एकड़ के हिसाब से खरीद की और सरकार ने भी उनको सेज के नाम पर अनेक टैक्सों में छूट दी। लेकिन 5 साल से ऊपर हो गए, सेज के नाम पर एक भी ईंट वहां नहीं लगी, ना ही किसी को रोजगार मिला। और अब सरकार ने रिलायंस को उस जमीन को बेचने की छूट दे दी, कॉलोनाइजेशन की छूट दे दी। उस जमीन में से कुछ जमीन तो रिलायंस ने पैनासोनिक एवं डेंसो को करोड़ों रुपए में पट्टे पर दे दी। इस तरीके से हरियाणा के किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो भूमिहीन हो गया है, सड़क पर आ गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिल तो आप अब लेकर के आए हैं, बिल पास भी हो जाएगा। क्या इस तरह के किसान जो लुट चुके हैं, क्या उनको भी आप पुनर्वास करने का काम करेंगे? मैं मांग करता हूं कि इन किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जब सर, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब सरकार इसी महीने नया भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आई है और जो लोकसभा में पास भी हो गया है, राज्यसभा में आज पास होने जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 7 अगस्त को पिछले महीने गुड़गांव के आसपास 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। अभी तक वेट नहीं किया उसने कि अभी बिल आ रहा है उसके बाद कर लेंगे। इसी तरीके से 14 अगस्त को सिक्कोपुर गांव, सिक्कोपुर तो आजकल बहुत चर्चा में है, अभी संसद के अंदर भी वाड्रा मामले के अंदर बहुत जो है चर्चाएं हुई। वहां बेगमपुर, खेड़ी, दोला आदि गांवों की 300 ऐसे एकड़ भूमि
जो है अधिग्रहण करने का नोटिस दिया है। now समाप्त सर, कीजिए। हरियाणा में जमीन घोटालों की जांच की ठीक है। जाए तो धन्यवाद। आज तक जितने भी घोटाले हैं, चाहे कोयला घोटाला है, चाहे 2G घोटाला है, सबसे बड़ा लैंड स्कैंडल अगर हुआ है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है और वहां किसानों को जमीन लूटी गई है। धन्यवाद। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, धन्यवाद। जिन किसानों की जमीन हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है समाप्त हो गई कीजिए। है, उनको भी इस बिल का लाभ मिलना ओके। चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।